तो सबसे पहले तो जो टेंडर होता है, जो लोग टेंडर देते हैं वो खोजते हैं ऐसे लोगों को कि किनसे हमको अधिक से अधिक कमीशन मिलेगा। जो अधिक कमीशन देते हैं उनको वो पुल का टेंडर देते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो पदाधिकारी या जो मंत्री ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को देते हैं टेंडर, उन पर सबसे फर्स्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन लोगों पर कार्रवाई होगी तो स्वतः काम सही लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। क्या जो एजेंसियां संलिप्त रहती है, जैसा कि भैया ने कहा कि जो लोग टेंडर दे रहे हैं, क्या जो भी एजेंसियां संलिप्त है इन मामले में, पुल बनाने में या जो भी, अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है, सड़क हादसा कोई इस तरह का होता है, सड़क में कोई गड़बड़ी आ जाती है समय से पहले, तो क्या वैसे लोगों का टेंडर जो है वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल करना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए? देखिए, उन लोगों को लाइसेंस रद्द करना ये तो अत्यंत जरूरी है ही, पर यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने अधिकारी लोग, अधिकारी से पदाधिकारी लोग, सभी का हालात तो वही है। कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है। जब तक उन लोगों को झोली नहीं भरता है, जब तक कोई काम यहाँ बिहार में होता ही नहीं है, ना हुआ है ना आगे होने की संभावना है। यह भी है कि जब तक उन लोगों की झोली नहीं भरेगा, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कोई अन्य विभाग ही क्यों न हो, वो कोर्ट से ही संबंधित क्यों न हो। जब तक इन लोगों की झोली नहीं भरता है, कर्मचारी अधिकारी सभी के साथ वही हालत है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई काम रातों रात हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई अब रातों रात गली बना के चल गया, हमको नहीं पता चला कि कौन ईंटा डाला, कौन बालू डाला। लेकिन एक पुल को बनाने में कम से कम 2 से 2.5 साल या उससे भी ज्यादा समय लगता है। इतने दिन में कितना बार इंस्पेक्शन होता होगा, कितना बार जांच होता होगा, कितने बार लोग आके देखते होंगे? इंस्पेक्शन तो हजारों होता होगा या जांच भी हजारों होता होगा, मगर सब इनमें संलिप्त रहते हैं, जो कि करप्शन में संलिप्त रहते हैं, और इसीलिए पुल उद्घाटन होता है, गिर जाता है। उद्घाटन के पहले भी गिर जाता है, पहले भी गिर जाता है। यानी कि सब ऊपर से नीचे तक सब संलिप्त है, भ्रष्ट है, सारा भ्रष्ट है, और जनता का पैसा बर्बाद होता है, करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है। कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो रास्ता होगा। उपाय यही होगा कि भ्रष्ट जो अधिकारी है, भ्रष्ट जो मंत्री है, उनको हटाया जाएगा, तभी खत्म होगा। अगर मान लिया जाए कोई पुल बन रहा है या कोई पुल बना हुआ है और अगर गिर जाए, किन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए? जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं उन पे होनी चाहिए, और जांच तो बात की चीज है, पहले तो जो काम कर रहा है उसके लिए है। कई बार तो बिहार में ये भी देखा गया है कि एक ही एजेंसी का बनाया हुआ 2-4 को पुल गिर गया और बावजूद उसके जो है उन एजेंसियों पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर किसी पुल को बनाने के लिए अगर कम से कम कुछ करोड़ रुपया का अगर टेंडर निकाला गया है, तो जाहिर सी बात होगी कि उतना करोड़ रुपया उसमें लगने वाला होगा। लेकिन उसमें से अगर कुछ करोड़ रुपया रख लिया जाए पहले ही, तो क्या वो पुल एक सही पुल बन के तैयार होगा? कभी नहीं बनेगा। आप मटेरियल में कॉस्ट कटिंग कीजिएगा, कहाँ से बनेगा? हम अपना मकान बनाते हैं, अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट खोजते हैं, सीमेंट जम जाए, जल्दी पानी नहीं लगे। अगर किसी मकान में, अगर उसमें किसी मकान में 4 आदमी को रहना है, तो हम लोग कहते हैं कि चलो 2 रुपया ज्यादा ही लगेगा, कौन मार रोज बनाना है कि इसलिए कि हमको जीवन भर उसमें निवास करना है। और लेकिन इस पुल का जिसका हमको जीवन भर आने जाने में प्रयोग करना है, और करोड़ों लोगों को चलना है, ये तो मैडम घर में तो 4 लोगों को रहना चलना है, चलना है, पूरे राज्य के जनता के साथ धोखा है। जिसपे एक बात बताइए, जिसमें 4 लोग रहता है जिस मकान में, उसका इतना ध्यान रखा जाता है, लेकिन सरकार जिस पे करोड़ों करोड़ आदमी चलता है उस पुल का ध्यान क्यों नहीं रखती है? तो सरकार का कमी है, और हम लोग के जनता की कमी है। जनता भ्रष्टाचार है, जिसके कारण जो है बनता पुल भी जो गिर जाता है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्ट भरा हुआ है, उसमें मटेरियल का पैसा खा जाएगा तो पुल गिरेगा, नहीं तो क्या होगा? वही हम कह रहे थे कि अगर किसी पुल के लिए 100 रुपया का टेंडर निकला है, उसमें से कोई 60 रुपया पहले ही बचा ले, तो 40 रुपए में कितना अच्छा पुल बन के तैयार होगा? ठीक कहना है आपका। तो ध्वस्त होगा ही एक न एक दिन, और जिसको मृत्यु के मुंह में जाना है वो चल जाएगा, बेचारा चला जाएगा, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, है कि नहीं? उसको क्या पता चलेगा कि पुल जो है बन रहा था कि बन गया था? क्या कहते हैं भैया? पुल बन रहा है चाहे बन गया है, उस पे चलना आजकल भगवान के भरोसे है। जी दम हाँ। अगर पुल कखनी किस समय ढह जाए कोई गारंटी नहीं है। तो क्या सही में बिहार का पुल भगवान भरोसे हो गया है? तो इस हालत में तो यही देखा जाएगा। वही नहीं, कहाँ आखिर कमी है जिसके कारण इस तरह का स्थिति आ जाता है? कभी तो अब सच पूछिए तो यहाँ जाएगा ना कि
अब सब जगह पर टैक्स है, टैक्स है, ठेकेदार को सब टैक्स। जगह देना पड़ता है। दूसरा वाला टैक्स, टेबल के नीचे वाला टैक्स, है ना? क्या है कि ओरिजिनल टैक्स तो हम लोग देते हैं, है कि नहीं? हम हाँ, देते हैं, original आप tax देते तो हम लोग हैं, देते हैं। जिससे ही पुल बनना शुरू होता है। लेकिन उछल जाता है पहले ही फलना होकर जेब में, है ना? इतना ना बाबू बैठे हुए हैं सरकारी विभाग में, इतने बाबू बैठे हुए हैं, उनसे पैसा ही नहीं बच रहा है कि पुल का मरम्मत हो। वो भी नहीं करेगा कभी। वो भी नहीं करेगा। कि बिहार में इतना पुल काहे गिरता है भैया, हमें यही समझ नहीं आता है। बिहार में इतना पुल इसलिए गिरता है कि पहले ही करप्ट लोग जो है उसमें करप्शन कर लेते हैं। पहले ही अपना हाँ, पेट मैंने भर 100 चुके रुपया पास हुआ तो 10 रुपया मेरे ख्याल से या 20 रुपया निकलता होगा जो पुल के निर्माण में लगता हैं। होगा। बाप रे, हम तो अभी तक 40 रुपया कह रहे थे। हाँ, वो आप सुन रही थी, आप समझ रही थी, हाँ। मगर पब्लिकली अगर देखा जाए तो 10 से 20 रुपया वो 10-20 रुपया में जैसी है। हाँ जैसे वाह, मैंने 10-20 रुपया पुल बनाने में खर्चा होगा, बाकी आप सब अपना घर बनाइएगा तो घर मजबूत बनाइएगा, हाँ, ठीक है ना? हाँ। सरकार अपना घर बनाएगी, वो अपना मजबूत बनाएगी, मगर पुल बनाएगी ना तो मजबूत नहीं बनाएगी। नहीं तो भैया एगो बात बताइए, घरे का चलिए उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमको अपना घर बनाना है, 4 गो आदमी को रहना है, तैयो हम खिड़की के वाड़ी लगाते हैं तो कहते हैं कि रोज रोज घर बन रहे है, तनी बढ़िया सामान लगावे के एकरा में, है कि ना? लेकिन जिस पुल पर करोड़ों आदमी को चलना है, जिस पर लाखों वाहन को गुजरना है, उसके निर्माण में फिर कंजूसी क्यों, कटौती क्यों? उसके निर्माण में नहीं, बहुत सारा ऐसा रोड अभी बना है जो कभी माने कि अभी तक खराब नहीं हुआ है, ठीक है ना? हाँ, ये मगर बिल्कुल। अब जो इधर 10-20 साल से बन रहा है, जितना भी पुल बन रहा है या रोड बन रहा है, अब हर साल पिचिंग करना पड़ता है रोड को, हाँ। पानी में बह जाता है, टूट जाता है। सारा ठेकेदार का बेचारा, मान लीजिए पिछला बार कोई ठेकेदार बेचारा बीमार होगा तो इस साल उसको कैसे मिलेगा? सीमेंट की कमी है, हाँ। बहुत सारा चीज है, वो सारा कमीशन का खेल है यहाँ पे। कमीशन का खेल है। देखिए, अगर कमीशन का खेल नहीं रहता तो शायद जिस पुल का निर्माण होता है वो पुल जो है इतना जल्दी नहीं ढहता। अगर इस तरह की बात नहीं होती तो कहीं न कहीं जरूर सबकी मिलीभगत रहती है। भैया जब पुल गिरता है तो सबसे पहले किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? ठेकेदार पर, इंजीनियर पर? हुगली पुल जो बना है 12 बजे रात में पलटी होता है, वो कैसे बना अंग्रेज के टाइम में? और हावड़ा ब्रिज जो बना है 2 पाया पर, वो कैसे बना? जबकि टेक्नोलॉजी उसमें बिहार कम में था। रोज गिरता है, बंगाल में कोई नहीं गिरता। नहीं, मैंने कहने का मतलब कि उस समय कम सुविधा था तो बढ़िया पुल बन गया। हाँ। अभी ज्यादा सुविधा है तो पुल बढ़िया नहीं बनता। हाँ, 12 बजे रात में ऐसे खा जा रहा है ना, पैसा जो है रास्ते में रह जाता है। 12 बजे घड़ी देख लीजिए। तो एक बात बिहार में पुल जो है आजकल ऐसा लगने लगा है कि भगवान ही के भरोसे है। कभी जो है बना हुआ पुल गिर जाता है तो कभी बनते बनते पुल गिर जाता है। अब समझ में ये नहीं आता है कि पुल जो है आखिर गिर कैसे जाता है। अभी देखिए कि विक्रमशिला सेतु जो है, जो एक तरह से कहा जाए कि कोसी और सीमांचल को जोड़ने का काम करता था, वो जो है उसका एक हिस्सा गिर जाता है। पहले भी खबर आई थी कि शायद ये पुल टूट के गिर सकता है, लेकिन प्रशासन या कहा जाए सिस्टम की आंख नहीं खुली, सिस्टम ने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार पुल का एक हिस्सा जो है नीचे गिर गया और संपर्क जो था वो दोनों हिस्से का वो टूट गया। अब देखिए कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में अक्सर हम लोग सुनते हैं कि कोई पुल बनते बनते गिर गया तो कोई पुल जो है वो बना हुआ गिर गया। बहुत सारा ऐसा पुल है जो माने कितना साल हो गया और अभी तक टिका हुआ है। फिर जो आजकल पुल बन रहे हैं, जो इधर कहा जाए 20-25 साल के अंदर बन रहे हैं, वो पुल आखिर कैसे टूट जाते हैं? इसमें तो साफ बात है मैडम, इसमें पुल बनाने में अनियमितता बरता गया है। हाँ। सही तरह का सीमेंट, सही तरह का बालू, सही तरह का छड़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ। इसमें घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ। और जो भी ये इंडिया के सरकार में पुल गिरा, पहले इस तरह का शिकायत नहीं था। जितना भी 20-25 सालों में पुल जो बन रहा है इंडिया के सरकार में, कबों में सभी पुल का देखे होंगे, बहुत सारा, यही नहीं और 2-4 पुल देखे होंगे धराशायी बनने के पहले। तो सरकार को देखना चाहिए। भैया मान लिया जाए कि पुल बना था दूसरे सरकार में, चल रहा था इस सरकार में, तो जिम्मेदारी तो भाई इनका बनता है ना कि रख रखाव करते हैं। रख रखाव ये करते हैं। हाँ, समय समय पर जिस पुल पर लाखों लाख वाहन रोज क्रॉस कर रहा है, एक सीमा को पूरा सीमांचल और कोसी को पूरा जोड़ रहा है, 2 क्षेत्र को जोड़ रहा है, वो इतना जरूरी पुल है कि वहाँ पर देखिए कि अभी यातायात पूरा ठप पड़ा हुआ है कि नहीं? तो क्या वैसे क्षेत्र का समय समय पर जांच नहीं होना चाहिए कि इसमें गड़बड़ी है कि नहीं है? नियंत्रण करना चाहिए मैम, उसका देखभाल करेंगे, रख रखाव करेंगे तब ना। घर भी बनाते हैं तो रख रखाव करते हैं कि नहीं? प्लास्टर टूट गया, उसका प्लास्टर सही करते, उसी तरह पुल का भी निर्माण के बाद
रख रखाव जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज तो देखिए, एक नियम तो ये है कि कोई भी सरकारी काम होता है, पुल बनता है तो 10 साल तक जो है उसी ठेकेदार की जिम्मेदारी रहती है कि उसको जो है रख रखाव करना है। लेकिन उसके बावजूद सरकार अगर इतना करोड़ों अरबों खर्च करके कोई पुल बनाई है तो आपको नहीं लगता है कि कम से कम लाख 10 लाख जो है वो खर्चा होना चाहिए उसके रख रखाव पर भी? जी जी बिल्कुल। क्यों ऐसा नहीं होता है बिहार में? पता नहीं, सरकार का कमी है, ठेकेदार का कमी है। ठेकेदार का कमी है। चलिए हम मान लिए कि ठेकेदार भ्रष्ट है, लेकिन ठेकेदार के ऊपर भी तो लोग हैं। हाँ, तो उसके बाद जो देखने वाले हैं ऊपर लोग हैं, इंजीनियर हो या जो भी हो, उनकी गलती है। वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तब तो ऐसा घटना होता है। देखिए, भ्रष्टाचार का जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो किसी एक आदमी पर दोष नहीं दिया जाता। भैया पुल गिरा होगा तो एक आदमी को तो दोष नहीं होगा, कम से कम पूरा आदमी नहीं होगा, पूरे सिस्टम का दोष होगा। सिस्टम का दोष होगा ना। क्या लगता है सिस्टम में कहाँ आखिर ऐसा कमी है जिसके कारण जो है मतलब जो जिस पुल का निर्माण हो रहा है कभी कभी तो बनते बनते गिर जाता है? ये सही बात है कि गिर जाता है। ये तो मैडम आप ही जानती हैं, हम भी जानते हैं बढ़िया पे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हमारे से ज्यादा आपके कहने का असर होगा ना। जा रहा है जनते का पैसा, ये नहीं ऐसे नहीं करके ऐसे जा रहा है। हाँ, घूम के जा रहा है ऐसे। इसमें क्या कहा जाए मैडम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टैक्स का पैसा जो है वो किसी एक आदमी से तो आता नहीं है। भैया जब कोई भी निर्माण कार्य होता है बिहार में तो हम लोग भी बहुत खुश होते हैं कि चलिए पटना में फलाना चीज बन रहा है, बिहार में फलाना चीज बन रहा है। लेकिन जब वही पुल बनते बनते गिर जाता है या बनने के बाद बिना रख रखाव के कारण गिर जाता है तो समझ में नहीं आता है कि गलती कहाँ पर है और किसकी है। गलती तो वहाँ जब ढंग से मसाला नहीं पड़ेगा तो कुछ भी करेगा। तो एक बात बताइए, जहाँ करोड़ों अरबों खर्च हो रहा है पुल बनाने में तो क्या वहाँ पर क्वालिटी जांच करने के लिए भी किसी को नहीं रखा जाता है? जांच के लिए तो रखा गया होगा मगर सब तो मिले होंगे ना। कुछ लोग तो जरूर ऐसे नियुक्त किए गए। मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो रहा है इसका। कुछ लोगों को तो जरूर रखा गया होगा वहाँ पर जो देखने वाले होंगे। और वही करप्शन में डूबे हुए तो कैसे होगा? वही जब करप्शन में डूबे हुए रहेंगे तो कैसे होगा? उनके ऊपर भी कोई लोग होंगे। तो मतलब हाँ। सबका घालमेल है। तब भैया सबका घालमेल होगा तब। गुलिस्ता की खातिर रे कहीं उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठे हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? 40% में तैयार होता है, नंबर 1। नंबर 2, बनने के बाद उसका इंस्पेक्शन के लिए भी आदमी रहता है। लेकिन क्या होता है कि पुल जब फट जाता है, जो अभी ये पुल है कहीं कहीं पर क्रैक है, तो क्या करता है कि अलकतरा उस पर डाल देता है कि जिससे कि दिखाई नहीं दे। हाँ, तो ये जो है बिहार का जो ये सिस्टम है, बिहार में आप जो है कोई भी बजट पास होता है और कोई भी काम कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है तो 60% पहले कमीशन माइनस कर दीजिए। हाँ, 100 रुपए का काम 40 रुपया में करना है तो वो सीमेंट कहाँ से देगा, सिरिया कहाँ से देगा, ओरिजिनल तो देगा नहीं। लेकिन ये बताइए भैया कि जब हम इतने लाखों लाख लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो पूरा नदी पे पुल बना हुआ है कि नहीं? नदी पे पुल बना हुआ है, वहाँ से लाखों लाख वाहन रोज क्रॉस करता है, करोड़ों लोग क्रॉस करते होंगे। 2 क्षेत्र को वो जोड़ता है, कोसी और सीमांचल को वो जोड़ता है। चाहे किसी भी पुल की अगर हम बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि जरी होके पुल बना दिया जाता है, बड़का बड़का पुल ही गिरता है, अक्सर हम देखते हैं। तो जब इतने लोगों का रिस्क है उस पर, इतने लोग अपने जान को हथेली पे रख के उस पर पार हो रहे हैं और उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, तब तो वैसे लोगों पर फिर गैर जमानती जो है, गैर इरादतन जो है वो हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। एकदम दर्ज होना चाहिए। जानबूझ के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दर्ज होना चाहिए। सबसे पहले आप यहीं पर प्रेजेंट में देखिए कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है, देखिए आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। जस्ट आप रोड के किनारे देखिए, वो देखिए वो सब निवास करते हैं। बसेरा आश्रम भी उसके लिए नहीं बना हुआ है। तो बिहार का ये स्थिति है। बिहार में जब तक जात पात खत्म नहीं होगा और जब तक है कि भ्रष्टाचारियों को नहीं मिटाया जाएगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अभी एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जो है एक छोटा सा राजस्व कर्मचारी, हल्का कर्मचारी इतना जो है कि घपला करता है, इतना भ्रष्टाचारी, इतना करप्ट है कि आपको डीसीएल क्या एडीएम क्या। कई बार जब भी कोर्ट के आसपास जब बात करते हैं तो हमको कई आपके जैसे ही भैया वकील जो होते हैं वो बताते हैं कि अगर भ्रष्टाचार कम हो जाए तो कोर्ट का आधा मामला निपट जाएगा। हाँ, ये आधा क्या कि 90% माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हो संभव नहीं ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है भैया कि जहाँ पर जनता अपने कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर सरकार को देती है टैक्स के माध्यम से,
वो चाहती है कि भाई हमारे राज्य में जो हमारा बिहार पिछड़ा राज्य कहलाता है वहाँ पर कुछ नहीं हो तो चलिए कम से कम 2-4 को पुले बन जाएगा, है कि नहीं, तनी रोडे बढ़िया बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है पर तो कम से कम घमंड करेंगे। लेकिन अब ये पुल भी जब गिरने लगे तो फिर आदमी क्या करे। अभी आपने एक बहुत ही अच्छा बात बोला कि कोई भी पुल अगर गिरता है तो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन गैर इरादतन हत्या नहीं है, वो इरादतन हत्या है। क्यों? क्योंकि वो प्रायोजित है, वो जानबूझ करके उस पुल में गलती किया गया है और पैसा उसके लिए उनको मिला, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके मटेरियल कम दिया तो वो हत्या है। वो गैर इरादतन हत्या नहीं है, वो हत्या है और उन लोगों पर हत्या का मामला चल रहा है। किन लोगों की नपाई होनी चाहिए इस प्रक्रिया में, क्या लगता है? जैसे देखिए, कोई भी अगर पुल बनता है, कुछ भी बनता है, तो सबसे पहले तो जो टेंडर होता है, जो लोग टेंडर देते हैं वो खोजते हैं ऐसे लोगों को कि किनसे हमको अधिक से अधिक कमीशन मिलेगा। जो अधिक कमीशन देते हैं उनको वो पुल का टेंडर देते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो पदाधिकारी या जो मंत्री ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को देते हैं टेंडर, उन पर सबसे फर्स्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन लोगों पर कार्रवाई होगी तो स्वतः काम सही लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। क्या जो एजेंसियां संलिप्त रहती है, जैसा कि भैया ने कहा कि जो लोग टेंडर दे रहे हैं, क्या जो भी एजेंसियां संलिप्त है इन मामले में, पुल बनाने में या जो भी, अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है, सड़क हादसा कोई इस तरह का होता है, सड़क में कोई गड़बड़ी आ जाती है समय से पहले, तो क्या वैसे लोगों का टेंडर जो है वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल करना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए? देखिए, उन लोगों को लाइसेंस रद्द करना ये तो अत्यंत जरूरी है ही, पर यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने अधिकारी लोग, अधिकारी से पदाधिकारी लोग, सभी का हालात तो वही है। कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है। जब तक उन लोगों को झोली नहीं भरता है, जब तक कोई काम यहाँ बिहार में होता ही नहीं है, ना हुआ है, ना आगे होने की संभावना है। यह भी है कि जब तक उन लोगों की झोली नहीं भरेगा, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कोई अन्य विभाग ही क्यों न हो, वो कोर्ट से ही संबंधित क्यों न हो, जब तक इन लोगों की झोली नहीं भरता है, कर्मचारी, अधिकारी सभी के साथ वही हालत है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई काम रातों रात हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई अब रातों रात गली बना के चल गया, हमको नहीं पता चला कि कौन ईंटा डाला, कौन बालू डाला। लेकिन एक पुल को बनाने में कम से कम 2 से 2.5 साल या उससे भी ज्यादा समय लगता है। इतने दिन में कितना बार इंस्पेक्शन होता होगा, कितना बार जांच होता होगा, कितने बार लोग आके देखते होंगे? इंस्पेक्शन तो हजारों होता होगा या मैं जांच भी हजारों होता होगा, मगर सब इनमें संलिप्त रहते हैं, जो कि करप्शन में संलिप्त रहते हैं और इसीलिए पुल उद्घाटन होता है, गिर जाता है। उद्घाटन के पहले भी गिर जाता है, पहले भी गिर जाता है, यानी कि सब ऊपर से नीचे तक सब संलिप्त है और भ्रष्ट है, सारा भ्रष्ट है और जनता का पैसा बर्बाद होता है, करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है। कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो रास्ता होगा। उपाय यही होगा कि भ्रष्ट जो अधिकारी है, भ्रष्ट जो मंत्री है, उनको हटाया जाएगा, तभी खत्म होगा। अगर मान लिया जाए कोई पुल बन रहा है या कोई पुल बना हुआ है और अगर गिर जाए, किन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए? जो एजेंसियां हैं, जो काम कर रही हैं, उन पे होनी चाहिए। और जांच तो बात की चीज है, पहले तो जो काम कर रहा है उसके लिए है। कई बार तो बिहार में ये भी देखा गया है कि एक ही एजेंसी का बनाया हुआ 2-4 को पुल गिर गया और बावजूद उसके जो है उन एजेंसियों पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर किसी पुल को बनाने के लिए अगर कम से कम कुछ करोड़ रुपया का अगर टेंडर निकाला गया है तो जाहिर सी बात होगी कि उतना करोड़ रुपया उसमें लगने वाला होगा। लेकिन उसमें से अगर कुछ करोड़ रुपया रख लिया जाए पहले ही, तो क्या वो पुल एक सही पुल बन के तैयार होगा? कभी नहीं बनेगा। आप मटेरियल में कॉस्ट कटिंग कीजिएगा। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई काम रातों रात हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई अब रातों रात गली बना के चल गया, हमको नहीं पता चला कि कौन ईंटा डाला, कौन बालू डाला। लेकिन एक पुल को बनाने में कम से कम 2 से 2.5 साल या उससे भी ज्यादा समय लगता है। इतने दिन में कितना बार इंस्पेक्शन होता होगा, कितना बार जांच होता होगा, कितने बार लोग आके देखते होंगे? इंस्पेक्शन तो हजारों होता होगा या मैं जांच भी हजारों होता होगा, मगर सब इनमें संलिप्त रहते हैं, जो कि करप्शन में संलिप्त रहते हैं और इसीलिए पुल उद्घाटन होता है, गिर जाता है। उद्घाटन के पहले भी गिर जाता है, पहले भी गिर जाता है, यानी कि सब ऊपर से नीचे तक सब संलिप्त है और भ्रष्ट है, सारा भ्रष्ट है और जनता का पैसा बर्बाद होता है, करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है। कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो रास्ता होगा। उपाय यही होगा कि
उपाय यही होगा कि भ्रष्ट जो अधिकारी है, भ्रष्ट जो मंत्री है, उनको हटाया जाएगा, तभी ये खत्म होगा। अगर मान लिया जाए कोई पुल बन रहा है या कोई पुल बना हुआ है और अगर गिर जाए, किन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए? जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं उन पे होनी चाहिए, और जांच तो बात की चीज है, पहले तो जो काम कर रहा है उसके लिए है। कई बार तो बिहार में ये भी देखा गया है कि एक ही एजेंसी का बनाया हुआ 2-4 को पुल गिर गया और बावजूद उसके जो है उन एजेंसियों पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर किसी पुल को बनाने के लिए अगर कम से कम कुछ करोड़ रुपया का अगर टेंडर निकाला गया है तो जाहिर सी बात होगी कि उतना करोड़ रुपया उसमें लगने वाला होगा, लेकिन उसमें से अगर कुछ करोड़ रुपया रख लिया जाए पहले ही, तो क्या वो पुल एक सही पुल बन के तैयार होगा? कभी नहीं, कभी नहीं बनेगा। आप मटेरियल में कॉस्ट कटिंग कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि 7 मई को गांधी मैदान में जो है बहुत सारे मंत्री लोग शपथ लेने वाले, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अब सरकार नई है तो नई सरकार में कितना नया और कितना पुराना होना चाहिए, यही बतियाने आज हम निकले। और देखिए कि बिल्कुल सही बात है कि जब नई सरकार बनती है तो नई नई उम्मीद भी होती है, तो इसलिए नया कितना होना चाहिए, पुराना कितना होना चाहिए, बात करना बड़ा जरूरी है। इसलिए इसी पर आज हम बात करेंगे। और एक भैया है, इनसे पहले बतियाते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? बलिया से। बलिया से आ रहे हैं? अरे बाबा। तो ये बताइए कि जब नई सरकार बनती है तो उसमें क्या युवा होने चाहिए, नए चेहरे होने चाहिए, या अनुभवी लोग होने चाहिए, पुराने लोग? युवा के साथ साथ अनुभवी भी लोगों का होना आवश्यक है, क्योंकि तो वो विकास भी करेंगे और नई पीढ़ी के जो आवश्यकता होगा उसे पूरा भी करेंगे। मतलब नए लोग अगर आएंगे तो एक नयापन आएगा, है ना, और पुराने लोग रहेंगे तो उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। देखिए दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजों का होना जो है वो बड़ा जरूरी है। जब मंत्रालय में मंत्री लोगों को रखा जाता है तो जाति धर्म का खाली ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ा लिखा आदमी को रखना चाहिए? सबको एक रंग का देखना चाहिए बाबुआ। एक रंग के ना? हाँ। आप क्या कहते हैं चाचा जी? जो हो उनको तो चाहिए कि सबको लेकर के चले, सबको लेकर चले जी, है ना, गरीब अमीर बस। जाति धर्म सबको लेकर चले। यहाँ रोड और पुल बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ बिहार का लोग बाहर जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, तो यहाँ तो मंत्रालय को शर्म लगना चाहिए ना, कि हमारा जो आदमी बाहर जाता है उसको भगा दिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि तनी पुराना लोग के रखा जाए मंत्रालय में तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि नयका नयका लड़का सबके रखा जाए? जो अनुभवी है उन्हीं को रखा जाए, जो जिनके पास अनुभव है। यहाँ कल कारखाना चाहिए जो कि मजदूर उसमें खटेगा। समस्या के बारे में यहाँ जानता है। यहाँ पुल पर चढ़ने और गाड़ी दौड़ाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। तो देखिए कि ढेर सारा मंत्री जी जो हैं शपथ लेने वाले हैं, है ना, तो कैसा मंत्रिमंडल में कैसा आदमी को रखा जाए? नया आदमी को, पुराना आदमी को, किसी खास जाति से, किसी खास क्षेत्र से, कैसा आदमी? नया आदमी चाहिए। नया आदमी चाहिए, जी हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि नया आदमी सब ले आएंगे तो अनुभव फिर कहाँ से आएगा? 2 साल लग जाएगा मंत्रालय से। नहीं, ऐसा की बात नहीं है। नया आदमी अच्छा काम करेंगे, है ना। तो आप क्या कहते हैं भैया? मंत्रालय का विस्तार हो रहा है, कैसा कैसा मंत्री को रखा जाए? नया मंत्री को, युवा मंत्री को, कि अनुभवी मंत्री को? युवा मंत्री को। युवा मंत्री। हाँ। काहे कोई अनुभवी के बारे में नहीं बोल रहे हैं? युवा मंत्री आवा तो नया नया काम करेगा, नया युवा के काम साथ देगा, नया आइडिया ले लेंगे, नया आइडिया मिलेगा। ये जो जमीन के जो प्रतिबंध लगाए हैं, जमीन बेचने का मेरा बेटी का शादी था, जमीन इसलिए रखले हुए थे। अब कहाँ से हम करेंगे? गरीब आदमी के लिए कुछ उम्मीद था, वो भी उम्मीद खत्म कर ले हैं। इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए उनको। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई कि ये अभी एगो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो विस्तार करते समय जाति धर्म का ध्यान रखा जाए, क्षेत्र का ध्यान रखा जाए, कि केवल शिक्षा और अनुभव को देखा जाए? देखिए ये सब जो आप पूछ रहे हैं सारे चीज को अनुभव करते हुए ये सब करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये सब जो पूछे हैं कि मतलब विकास का हो या और सब का भी, तो ये सब कुछ करते हुए अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब विकास को ध्यान में रखा जाए, ज्यादातर के विकास हो, शिक्षा हो, ये सब के लिए सब कुछ करना चाहिए। अच्छा, एक चीज हमको और बताइए कि मंत्रालय में युवा लोगों को रखा जाए, नए लोगों को रखा जाए, कि पुराने जो नेता हैं उनको रखा जाए? देखिए अभी फिलहाल के लिए युवा को ही रखा जाए तो अच्छा होगा। पुराना तो खैर घुस गए हैं करते करते, तो नया का भी तो मौका मिलना चाहिए, तब जरूरी है। बस यही
संभव। लोग कहते हैं कि नया आदमी को तो सीखने में 1 साल लग जाएगा। देखिए अब जब उसको अगर काम पर नहीं रखिएगा और नहीं समझिएगा तो बढ़ेगा कैसे? हाँ भाई, तो फिर तो कभी नंबरे नहीं आएगा। नंबरे नहीं आएगा तो बूढ़ा बूढ़े चल जाएगा, जवान जवाने में रह जाएगा। है ना, बाबूजी के समय में वही मंत्री थे, हमरो समय में वही मंत्री। तब इसीलिए कुछ नया युवक को भी आगे का बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, इनका भी कहना बिल्कुल सही है कि अगर नए लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर तो उनका नंबर कभी आएगा ही नहीं। नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में युवाओं को रखना चाहिए या पुराने लोगों को रखना चाहिए, मतलब नया कितना होना चाहिए, पुराना कितना होना चाहिए? दोनों का बैलेंस रहना चाहिए, लेकिन नए जो युवा आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा उनके अंदर जो है वो देखें युवा को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो फेस कैसे कर पाएंगे। दोनों का बैलेंस होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। पुराने अनुभवी को भी मौका मिलना चाहिए और जो नए आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम लोग को क्या दिक्कत है पढ़ाई लिखने में। नए लोग हैं, वो नई समस्या से अवगत है, हमारे कॉलेज से क्या दिक्कत हो रहा है या फिर हमारे पढ़ाई में क्या दिक्कत हो, और इतना जो बीपीएससी का अभी फॉर्म एडीओ वाला कैंसिल हुआ है वो सब कैंसिल हो गया। हाँ, ये सब से प्रॉब्लम वो समझ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा नया को ज़्यादा। एक और जो बात लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि भाई ऐसा लोगों को रखिए जो उस क्षेत्र का एक्सपर्ट है, जो शिक्षा का एक्सपर्ट है उसको शिक्षा मंत्री बनाइए, जो खेल का एक्सपर्ट है उसको खेल मंत्री बनाइए, जो कला का एक्सपर्ट है उसको कला मंत्री बनाइए। ये भी उनका कहना सही है, जो जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें अगर उनको दिया जाए तो उस तरीके को वो जानते हैं अच्छी तरीके से, वो उस तरीके को अच्छा से अधिक कर सकते हैं, अच्छा से अधिक कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि युवाओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए और जो पुराने नेता हैं उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। पुराना और नया मिल के ही चलता है कोई भी पार्टी का, ठीक है, दोनों मिक्स होना चाहिए। एकदम नया हो जाएगा तभी दिक्कत है, पुराना हो जाएगा तभी दिक्कत, दोनों मिल के होना चाहिए, नया पुराना मिल के होना चाहिए। अगर पुराना बिल्कुल पुराना कर देंगे तो फिर तो कोई बदलाव ही नहीं रहेगा। बदलाव नहीं रहेगा। सरकार का क्या नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, पुराने लोगों का रहना कितना जरूरी है? वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। दोनों का सामंजस्य। हाँ, दोनों का सामंजस्य जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि मंत्रिमंडल में क्या जाति धर्म का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए? ये तो शुरू से आते आ रहा है ना, तो शिकायत हो जाती है कि फलना जाति के आदमी को जगह नहीं मिली मंत्रिमंडल। हर मिक्स होना चाहिए, हर आदमी होना चाहिए, हर जाति के होना चाहिए, इसमें कोई जात पात नहीं होना चाहिए। नहीं, जात पात नहीं होना चाहिए, लेकिन सबकी भागीदारी होनी चाहिए, है ना। नया मंत्रिमंडल कितना नया और कितना पुराना होना चाहिए, इसी बात की चर्चा कर रहे हैं हम, और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नई सरकार जब बन चुकी है तो नया पुराना का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो नई सरकार बन चुकी है, नया मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार होने जा रहा है। नई सरकार में नया पुराना का कॉम्बिनेशन कैसा रहना चाहिए? देखिए मैडम, नई सरकार बना है तो नया लोग ही चाहिए, क्योंकि मानते हैं कि आप गाड़ी नया खरीद लीजिए और उसमें टायर सब पुराना लगा दीजिए तो कितना दूर तक चलेगा। ये बात तो है। हाँ। इसलिए गाड़ी नया तो टायर भी नया होना चाहिए। मंत्री मान्य क्या होता है? मंत्री मतलब संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग का मालिक होता है, तो उसको भी नया चाहिए, नया होना चाहिए। लेकिन अब एक चीज ये सवाल आता है कि फिर मान लीजिए सब लोग नए रहेंगे तो थोड़ा तो अनुभव का भी खेल होता है। नहीं, इनके बात से हम सहमत नहीं है। गाड़ी तो नया है लेकिन चालक पुराना होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी एक्सीडेंट कर सकती है। इसलिए इसमें पुराने लोगों का जरूरी है, उनका एक्सपीरियंस जरूरी है, उनका सारा, अगर वो लोग नहीं रहेंगे नए लोग तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मिली जुली होना चाहिए। हाँ, कुछ नए लोगों को भी मौका मिले, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने के लिए पुराने लोग को बहुत जरूरी है। मतलब जो सामंजस्य है वो अभी तो जैसे विजय चौधरी हैं, हमारे विजेंद्र बाबू हैं, ये लोग पुराने लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास मंत्रिमंडल चलाने के लिए। और श्रवण कुमार, लोग ये भी कह रहे थे कि चूंकि सम्राट चौधरी थोड़ा एज में कम है, उनका मतलब एज वैसा है, तो इसलिए जानबूझ के दो पुराने लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया। ये बहुत जरूरी था, इसलिए कि युवा तो जानते हैं कि अग्रेसिव होकर के थोड़ा दाएं बाएं जा सकता है, लेकिन पुराने लोग तो उसको समझा बुझा करके अपने रास्ते। एक चीज और जो है, जो बहुत जरूरी चीज है, मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है तो जाति धर्म का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि कोई जाति का वोटर जो है, कोई जाति के लोग जो है, कोई जाति का पक्ष जो है नाराज नहीं हो जाए। तो क्या एकमात्र योग्यता ही होना चाहिए या फिर थोड़ा जाति उति का भी ध्यान रखना जरूरी है? जैसे जाति तो थोड़ा बिहार में देखा ही जाता है, और नहीं देखने पर तो माने उस जाति को लगता है कि मेरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, मेरे जाति का हाँ, मंत्री नहीं, हम इतना परसेंट। हाँ, इसलिए उस सब का संतुलन बना के अनुभव का भी रहना चाहिए, कुछ नया का भी रहना चाहिए, और जातिगत पर तो है ही है। हाँ, अब यहाँ तो आप लोग रख ही लेते हैं। जैसे आज हमारे सम्राट जी बने हैं,
तो दूसरे पार्टी को भी वोट देने वाले हैं, वो भी कहते हैं कि मेरा सम्राट है, समझे ना, उनके समाज, हाँ समाज का लोग, इसलिए उसको जरूर ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ बिहार में, यूपी में ज्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है। ये भी हमको लगता है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है तो एक चीज और जो बहुत ध्यान, जो हम लोग कहा जाए ना कि हम लोग या फिर कुछ लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो एक्सपर्टीज है उसके आधार पर थोड़ा मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। माने जो जिस विभाग का एक्सपर्ट है, अगर वैसे विभाग को मंत्रिमंडल मिलता है तो हमको लगता है कि शायद वो और बेहतर काम कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? जी, ये तो खैर मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे नए मंत्रियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो भी नए मंत्री बनेंगे। देखिए, ये तो स्वाभाविक बात है कि अनुभव का लाभ कहीं ना कहीं तो आता ही है आम को भी और सरकार के जनहित में, क्योंकि जो अभी सरकारें बन रही हैं या बनेंगी भी या पूर्व से चले आ रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी के टाइम से भी देख लीजिए, उसके बाद वो अपना जाति समीकरण को संक्षेप करके, जैसे माइनॉरिटीज़ है, SC/ST है, OBC है, जो जनरल क्लास है, सभी को मिला के मेजोरिटी के हिसाब से जो है सरकार की गठन करते हैं और उसी हिसाब से सरकार चलती है। मतलब कहीं ना कहीं जितनी जातियां हैं, जितने धर्म है, उन सबका सामंजस्य मंत्रिमंडल में दिखना चाहिए। बिल्कुल दिखना चाहिए। और वो क्योंकि अगर उस समाज से नहीं आएंगे तो हमें वोट का भी ख्याल रखना करता है, वोटरों का भी ख्याल करना पड़ता है और उसमें नए पुराने दोनों समाहित करके ही सरकार चलती है। मंत्रिमंडल में जब जगह मिलती है तो थोड़ा ये भी देखा जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि फलना जाति को भूल गए लोग, फलना जाति को दरकिनार कर दिए लोग, उनको जो है क्यों नहीं, इतना बड़ा संख्या में है तो क्यों नहीं उनको जगह मिला। तो केवल जाति ही आधार होना चाहिए कि योग्यता सबसे बड़ा है? नहीं, योग्यता भी होना चाहिए। योग्यता भी है ना। अच्छा, एक चीज और जो है हम ये भी देखते हैं, कई लोग हमको ये भी बताते हैं कि मैडम सिर्फ जाति और धर्म का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है कि हर एक क्षेत्र से जो है मंत्रिमंडल में लोग चुन के आए, ऐसा नहीं हो कि कोई एक क्षेत्र जो है वो छूट जाए। हाँ, सभी क्षेत्रों का समानुपातिक तौर पर विकास हो, इसका ध्येय तो सरकार को रखना ही चाहिए। और हम लोग को उम्मीद भी है सरकार से कि सभी क्षेत्रों में समन्वय बना के क्षेत्र का विकास कैसे हो, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले, बिहार में औद्योगिक संभावना बने, इस पर मजबूती से कैसे काम किया जाए, ये सब बातें निर्भर करता है। नया पुराना का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? बहुत सारे लोग देखिए बोले कि नहीं भाई टायर पुराना रहेगा तो गाड़ी चलेगा नहीं ज्यादा। देखिए, तो सबसे पहले तो जो टेंडर होता है, जो लोग टेंडर देते हैं वो खोजते हैं ऐसे लोगों को कि किनसे हमको अधिक से अधिक कमीशन मिलेगा। जो अधिक कमीशन देते हैं उनको वो पुल का टेंडर देते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो पदाधिकारी या जो मंत्री ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को देते हैं टेंडर, उन पर सबसे फर्स्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन लोगों पर कार्रवाई होगी तो स्वतः काम सही लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। क्या जो एजेंसियां संलिप्त रहती है, जैसा कि भैया ने कहा कि जो लोग टेंडर दे रहे हैं, क्या जो भी एजेंसियां संलिप्त हैं इन मामले में, पुल बनाने में या जो भी, अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है, सड़क हादसा कोई इस तरह का होता है, सड़क में कोई गड़बड़ी आ जाती है समय से पहले, तो क्या वैसे लोगों का टेंडर जो है वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल करना चाहिए, उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए? देखिए, उन लोगों को लाइसेंस रद्द करना ये तो अत्यंत जरूरी है ही, पर यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने अधिकारी लोग, अधिकारी से पदाधिकारी लोग, सभी का हालात तो वही है। कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है। जब तक उन लोगों को झोली नहीं भरता है, जब तक कोई काम यहाँ बिहार में होता ही नहीं है, ना हुआ है ना आगे होने की संभावना है। यह भी है कि जब तक उन लोगों की झोली नहीं भरेगा, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कोई अन्य विभाग ही क्यों न हो, वो कोर्ट से ही संबंधित क्यों न हो, जब तक इन लोगों की झोली नहीं भरता है, कर्मचारी अधिकारी सभी के साथ वही हालत है। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई काम रातों रात हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई अब रातों रात गली बना के चल गया, हमको नहीं पता चला कि कौन ईंटा डाला, कौन बालू डाला। लेकिन एक पुल को बनाने में कम से कम 2 से 2.5 साल या उससे भी ज्यादा समय लगता है। इतने दिन में कितना बार इंस्पेक्शन होता होगा, कितना बार जांच होता होगा, कितने बार लोग आके देखते होंगे? इंस्पेक्शन तो हजारों होता होगा या मैं जांच भी हजारों होता होगा, मगर सब इनमें संलिप्त रहते हैं, जो कि करप्शन में संलिप्त रहते हैं, और इसीलिए पुल उद्घाटन होता है, गिर जाता है। उद्घाटन के पहले भी गिर जाता है? पहले भी गिर जाता है, यानी कि सब ऊपर से नीचे तक सब संलिप्त है, भ्रष्ट है।
सारा भ्रष्ट है और जनता का पैसा बर्बाद होता है। करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है। कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो रास्ता होगा। उपाय यही होगा कि बचाया जा सके। उपाय यही होगा कि भ्रष्ट जो अधिकारी है, भ्रष्ट जो मंत्री है, उनको हटाया जाएगा तभी खत्म होगा। अगर मान लिया जाए कोई पुल बन रहा है या कोई पुल बना हुआ है और अगर गिर जाए, किन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए? जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं उन पे होनी चाहिए। और जांच तो बात की चीज है, पहले तो जो काम कर रहा है उसके लिए है। सही बात। तो बिहार में ये भी देखा गया है कि एक ही एजेंसी का बनाया हुआ 2-4 को पुल गिर गया और बावजूद उसके जो है उन एजेंसियों पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर किसी पुल को बनाने के लिए अगर कम से कम कुछ करोड़ रुपया का अगर टेंडर निकाला गया है तो जाहिर सी बात होगी कि उतना करोड़ रुपया उसमें लगने वाला होगा। लेकिन उसमें से अगर कुछ करोड़ रुपया रख लिया जाए पहले ही, तो क्या वो पुल एक सही पुल बन के तैयार होगा? कभी नहीं, कभी नहीं बनेगा। आप मटेरियल में कॉस्ट कटिंग कीजिएगा तो कहाँ से बनेगा? हम अपना मकान बनाते हैं, अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट खोजते हैं, सीमेंट जम जाए, जल्दी पानी नहीं लगे। अगर किसी मकान में, अगर उसमें किसी मकान में 4 आदमी को रहना है तो हम लोग कहते हैं कि चलो 2 रुपया ज्यादा ही लगेगा, कौन मार रोज बनाना है कि इसलिए कि हमको जीवन भर उसमें निवास करना है। और लेकिन इस पुल का जिसका हमको जीवन भर आने जाने में प्रयोग करना है, पर करोड़ों लोगों को चलना है। ये तो मैडम घर में तो 4 लोगों को रहना चलना है, तो करोड़ों लोग के चलना है। पूरे राज्य के जनता के साथ धोखा है। जिसमें एक बात बताइए, जिसमें 4 लोग रहता है जिस मकान में, उसका इतना ध्यान रखा जाता है, लेकिन सरकार जिस पे करोड़ों करोड़ आदमी चलता है उस पुल का ध्यान क्यों नहीं रखती है? जो सरकार का कमी है, आपका हम लोग के जनता की कमी है। जनता भ्रष्टाचार है जिसके कारण जो है बनता पुल भी जो गिर जाता है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्ट भरा हुआ है, उसमें मटेरियल का पैसा खा जाएगा तो पुल गिरेगा, नहीं तो क्या होगा? वही हम कह रहे थे कि अगर किसी पुल के लिए 100 रुपया का टेंडर निकला है, उसमें से कोई 60 रुपया पहले ही बचा ले तो 40 रुपए में कितना अच्छा पुल बन के तैयार होगा। ठीक कहना है आपका। तो ध्वस्त होगा ही एक न एक दिन, और जिसको मृत्यु के मुंह में जाना है वो चल जाएगा, बेचारा चला जाएगा, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, है कि नहीं? उसको क्या पता चलेगा कि पुल जो है बन रहा था कि बन गया था? क्या कहते हैं भैया? पुल बन रहा है चाहे बन गया है, उस पे चलना आजकल भगवान के भरोसे है। जी दम हाँ। अगर पुल कखनी किस समय ढह जाए कोई गारंटी नहीं है। हाँ। तो क्या सही में बिहार का पुल अब भगवान भरोसे हो गया है? तो इस हालत में तो यही देखा जाएगा। नहीं, कहाँ आखिर कमी है जिसके कारण इस तरह का स्थिति आ जाता है? कभी तो अब सच पूछिए तो यहाँ जाएगा ना कि अब सब जगह पर टैक्स है, ठेकेदार को सब जगह देना पड़ता है। दूसरा वाला टैक्स, टेबल के नीचे वाला टैक्स, है ना? क्या है कि ओरिजिनल टैक्स तो हम लोग देते हैं, है कि नहीं? हम देते हैं, आप देते हैं, जिससे ही पुल बना शुरू होता है, लेकिन उछल जाता है पहले ही फलना होकर जेब में, है ना? इतना ना बाबू बैठे हुए हैं सरकारी विभाग में, इतने बाबू बैठे हुए हैं, उनसे पैसा ही नहीं बच रहा है कि पुल का मरम्मत हो। वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा। कि बिहार में इतना पुल काहे गिरता है भैया, हमें यही समझ नहीं आता है। बिहार में इतना पुल इसलिए गिरता है कि पहले ही करप्ट लोग जो है उसमें करप्शन कर लेते हैं पहले ही। हाँ, मैंने 100 रुपया पास हुआ तो 10 रुपया मेरे ख्याल से या 20 रुपया निकलता होगा जो पुल के निर्माण में लगता होगा। बाप रे, हम तो अभी तक 40 रुपया कह रहे थे। हाँ, वो आप सुन रही थी, आप समझ रही थी। मगर पब्लिकली अगर देखा जाए तो 10 से 20 रुपया 10-20 रुपया में जैसी है। हाँ, जैसे मैंने 10-20 रुपया पुल बनाने में खर्चा होगा, बाकी सब अपना घर बनाइएगा तो घर मजबूत बनाइएगा, ठीक है ना? सरकार अपना घर बनाएगी, वो अपना मजबूत बनाएगी, मगर पुल बनाएगी ना तो मजबूत नहीं बनाएगी। नहीं तो भैया एक बात बताइए, घरे का चलिए उदाहरण देते हैं, मान लीजिए हमको अपना घर बनाना है, 4 गो आदमी को रहना है, तैयो हम खिड़की के वाड़ी लगाते हैं तो कहते हैं कि रोज रोज घर बन रहे है, तनी बढ़िया सामान लगावे के एकरा में, है कि ना? लेकिन जिस पुल पर करोड़ों आदमी को चलना है, जिस पर लाखों वाहन को गुजरना है, उसके निर्माण में फिर कंजूसी क्यों, कटौती क्यों? उसके निर्माण में नहीं, बहुत सारा ऐसा रोड अभी बना है जो कभी माने कि अभी तक खराब नहीं हुआ है, ठीक है ना? मगर अब जो इधर 10-20 साल से बन रहा है, जितना भी पुल बन रहा है या रोड बन रहा है, अब हर साल पिचिंग करना